चलिए देखिएगा, तो पंचायती राज व्यवस्था में जो है हम पदाधिकारियों की पद मुक्ति के संबंध में टॉपिक देख रहे थे। ठीक है, पदाधिकारियों की पद मुक्ति कितने प्रकार से हो सकती है, कौन कौन से प्रकार से? अविश्वास प्रस्ताव, त्याग पत्र, वापस बुलाना और पद से हटाना और हाँ निलंबन कर देना। ठीक है, मैं पहले भी बोल चुका हूं कि आप इसको सीरीज वाइज धारा के हिसाब से याद रखिए। ठीक है, क्योंकि ये तो आपको 5 याद हो जाएगा, इसकी धारा पूछ ली जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, तो धारा कब याद होगा? जब आप उसको लाइन वाइज याद करेंगे। अगर आपने ऐसे ही याद कर लिया कि त्याग पत्र का 37 है, वापस देखिए, इसको तो भूलिएगा मत। ये मैं आपको फिर से बोलूंगा, अभी तक जितने बार एग्जाम आया है ना, यही पूछा गया है। ठीक है, वापस बुलाने को जो बहुत बार पूछा जाता है, इसको बोलते हैं रिकॉल वैल्यू। ठीक है, अब उसके बाद पदाधिकारियों की 40 धारा 40 में और उसके बाद निलंबन होता है 39 में। ठीक है, तो एक बार सीरीज में थोड़ा सा इसको याद कर लीजिएगा धारा के अनुसार। ठीक है, चलिए अविश्वास प्रस्ताव के बारे में हमने बात किया था। संबंधित जो धारा है, ठीक है, वो है 21, 28 और 35। ठीक है, आधार क्या है? अपने कार्य का सही ढंग से निर्वाह न कर पाना और विश्वास मत में हार जाना, याद रखिएगा। यह होता है मुख्य कार्य अविश्वास प्रस्ताव के लाने का। ठीक है, अब देखिएगा इसे कौन कौन ला सकता है, यानी किसके द्वारा यह प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो याद रखिएगा किनके विरुद्ध लाया जाता है। तो कल मैंने बताया था आपको किनके विरुद्ध लाया जा सकता है। देखिएगा, किसके द्वारा लाया जाता है। ठीक है, किसके विरुद्ध लाया जा सकता है। ठीक है, ये 3 चीज समझेंगे। पहला कि किसके द्वारा लाया जाएगा, पंचायत कौन कौन सा होगा, तो पंचायत का नाम आप जानते ही हैं। एक होता है आपका ग्राम पंचायत, दूसरा होता है आपका जनपद पंचायत, तीसरा होता है आपका जिला पंचायत। ठीक है, तो ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के स्वरूप में याद रखिएगा। तो अब ध्यान दीजिएगा कि किसके द्वारा लाया जाता है। ठीक है, अगर हम ग्राम पंचायत की बात करते हैं तो पंचों के द्वारा, जनपद की बात करेंगे तो जनपद सदस्य, और जिला की बात करेंगे तो जिला सदस्य के द्वारा। बहुत आसान है। ठीक है, कि जनपद, अगर ग्राम पंचायत की बात करेंगे तो ग्राम पंचायत के सदस्य के द्वारा। ठीक है, अगर मान लीजिए वहां पंच नहीं लिखा हुआ है, वहां पर ऑप्शन हमेशा आपको एकदम क्लियर नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। तो लिखा रहेगा कि ग्राम पंचायत के सदस्य के द्वारा, और वहीं पर लिखा रहेगा ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा। ठीक है, तो ये अगर उस समय बैठते हुए अगर आपने इस बात को क्लियर नहीं किया कि ग्राम पंचायत के सदस्य कौन होते हैं और ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं, तो फिर आपका ये नंबर फ्री में चला जाएगा। ठीक है, फिर बाद में जब आप दोबारा रिचेक करेंगे इसको, फिर एक अफसोस थोड़ा सा देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि ग्राम पंचायत में पंचों के द्वारा लाया जाता है, जनपद में जनपद सदस्य। ठीक है, और जनपद सदस्य कौन होगा? प्रत्यक्ष निर्वाचित। ठीक है, और जिला पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचित जिला सदस्य। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए किसके विरुद्ध में लाया जा सकता है, तो याद रखिएगा पदाधिकारियों में दो दो पदाधिकारी हर क्षेत्र में होते हैं। ठीक है, पहला होता है आपका सरपंच और उप सरपंच, और दूसरा होता है आपका जनपद के स्तर पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, तीसरा भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ठीक है, तो ये बहुत आसान है कि अविश्वास प्रस्ताव जो है किसके द्वारा लाया जाता है। ठीक है, और किसके विरुद्ध लाया जा सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसके संबंध में कि किसके स्थान से लाया जाता है, यानी किसके द्वारा लाया जाता है, तो वो आपको याद रखना है, सदस्यों के द्वारा लाया जा सकता है। ठीक है,
और किसके विरुद्ध लाया जा सकता है, तो पदाधिकारियों के विरुद्ध लाया जा सकता है जो कि सबसे ऊपर बैठे हुए व्यक्ति होते हैं, यानी सरपंच, उपसरपंच, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के संबंध में। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखिए इसकी प्रक्रिया की बात करते हैं, इसकी प्रक्रिया क्या होती है। ठीक है, देखिएगा देखिएगा प्रक्रिया क्या होता है, अविश्वास प्रस्ताव को लाया कैसे जाता है। ठीक है, यानी अविश्वास प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया। ठीक है, समझिएगा कि जब पहले तो आधार आपको क्लियर है कि जब ये पदाधिकारी अपने कार्य का निर्वहन या परिपूर्ण सही ढंग से नहीं करते हैं, ठीक है, या फिर नजरअंदाज करते हैं अपने कार्यों को, ऐसे में याद रखिएगा सदस्यों के द्वारा इनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है, तो कौन ला सकता है, किसके विरुद्ध लाया जा सकता है, ये तो क्लियर हो गया। इसके बाद देखिएगा लाया कैसे जाता है, तो याद रखिएगा सदस्यों के, ठीक है, अब जिस क्षेत्र के सदस्य है, अगर ग्राम पंचायत सदस्य है तो ग्राम पंचायत में, जनपद के सदस्य तो जनपद में, और जिला पंचायत सदस्य तो जिला में। ठीक है, याद रखिएगा 1/3 सदस्यों के द्वारा सक्षम अधिकारी को आवेदन सौंपा जाता है। ठीक है, यानी अगर ये सदस्य क्या करेंगे, 1/3 सदस्य मिलकर एक आवेदन बनाएंगे और आवेदन बनाकर किसको सौंपेंगे, सक्षम अधिकारी को। अब यहां पर देखेंगे सक्षम अधिकारी कौन कौन होता है। ठीक है, तो यहां से हम क्लियर करेंगे, यहीं पर आप एक बगल में एक लकीर खींचकर सक्षम अधिकारी देखेंगे। इससे हमें पता चलेगा सक्षम अधिकारी किस क्षेत्र का कौन होता है। ठीक है, सबसे पहले देखिएगा प्रक्रिया में आपको प्रक्रिया याद रखना है, सबसे पहला यही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, प्रक्रिया पूछा जाता है कि इसके अंतर्गत जो है, कौन सी प्रक्रिया के अंतर्गत जो है, या कितने सदस्यों के द्वारा जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो ये बात याद रखिएगा, 1/3 सदस्यों के द्वारा लिखित में आवेदन करने पर ही सिर्फ, और सक्षम अधिकारी को सौंपने पर ही ये जो प्रक्रिया है ये पूरा प्रारंभ होता है। ठीक है, ये प्रारंभ प्रक्रिया है, याद रखिएगा। यानी अभी ये पूरा नहीं हुआ है, इसमें लगभग 3 चरण और होते हैं। ठीक है, अभी ये इसने क्या किया है, केवल सदस्यों ने लाकर आवेदन सौंप दिया है। ठीक है, इसके बाद अभी इसकी जांच होगी, इस पर बैठक बुलाया जाएगा, और उसके बाद जब ये सही पाया जाएगा तब जाकर अविश्वास प्रस्ताव जो है पारित होगा। इससे पहले ये नहीं होता है, याद रखिएगा। ठीक है, यहां पर बहुत बार ऐसे होता है कि अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है और वो खत्म भी हो गया। ठीक है, और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि याद रखिएगा कि पंच लोग आपस में मिलकर सरपंच को निकालने का पूरा प्लान कर देते हैं, और सरपंच पहुंच जाता है हाईकोर्ट में। ठीक है, और हाईकोर्ट से जीत के आता है, वापस सरपंच बन जाता है। ठीक है, ऐसा भी होता है, याद रखिएगा। तो हालांकि ग्राम पंचायत या किसी पंचायतों के संबंध में याद रखिएगा कि न्यायालय जो है, आपको याद होगा हमने इसका कुछ प्रक्रिया पढ़ा था। ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था कि न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन कहीं कहीं पर याद रखिएगा जब मानवाधिकार की बात आ जाए, या फिर कुछ ऐसे संशय आ जाए जहां पर पंचायत के अधीन रहकर भी कुछ व्यक्ति, ठीक है, जुडिशियल पावर में आ जाए। ठीक है, जुडिशियल पावर का मतलब ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति जुडिशियल तरीके से हनन करता है किसी के पद का, तो वहां पर वो क्या कर सकता है, जा सकता है न्यायालय के पास। याद रखिएगा, पंचायत के कार्यों के अधीन अगर कोई बात होता है या वाद होता है, उस पर न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, पंचायत के वादों के अधीन। लेकिन अगर बात आएगी किसी पद की या फिर किसी जुडिशियल सिस्टम की, तो वो जा सकता है कहां पर, न्यायालय में। याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, तो न्यायालय में जाया जाता है। ठीक है, ठीक है, चलिए देखिएगा सक्षम अधिकारी कौन है। ठीक है, तो देखिए ग्राम पंचायत के लिए सक्षम अधिकारी होते हैं अनुविभागीय अधिकारी। ठीक है, राजस्व का अधिकारी होता है, याद रखिएगा, अनुविभागीय अधिकारी। ठीक है, और आपको बगल में लिख लेना है राजस्व, राजस्व का। ठीक है, ये राजस्व के अधीन होना चाहिए। जनपद पंचायत के लिए याद रखिएगा कलेक्टर। ठीक है, और जिला पंचायत के लिए बात याद रखिएगा कि जो संचालक होता है पंचायत विभाग का संचालक,
ये 3 सक्षम अधिकारी हैं। अगर आप इन तीनों को सौंपेंगे आवेदन, ठीक है, तो ही जाकर याद रखिएगा प्रस्ताव का प्रारंभिक चरण पूरा होगा। ठीक है, तो प्रस्ताव का प्रारंभिक चरण याद रखिएगा। अब देखिए आगे की प्रक्रिया क्या है उसको समझते हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अविश्वास प्रस्ताव का सबसे प्रारंभिक चरण होता है आधार, याद रखिएगा आधार। दूसरा होता है इसके बाद किसके द्वारा लाया जाता है या फिर किसके विरुद्ध लाया जा सकता है। ठीक है, हमेशा एग्जाम पूछाता है, याद रखिएगा कि अविश्वास प्रस्ताव जो है किसके विरुद्ध लाया जा सकता है। ठीक है, तो अगर आप पदाधिकारियों का नाम याद रखते हैं तो प्रॉपर क्लियर कर पाएंगे। प्रक्रिया याद रखिएगा, प्रारंभिक चरण में प्रक्रिया क्या होती है, 1/3 सदस्यों के द्वारा आवेदन प्रस्तुत करना। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कि पंचों की संख्या 10 है तो 3 पंच मिलकर भी क्या कर सकते हैं। ठीक है, हाँ यहां पर याद रखिएगा। अच्छा, एक पॉइंट आप याद रखेंगे कि 10 की संख्या में, ठीक है, 1/3 को कवर करना है। ठीक है, तो ऐसे में याद रखिएगा कि लगभग इसमें 3 से लेकर 4 लोग शामिल होते हैं और इन 3 से 4 लोगों में यह आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे में याद रखिएगा। और उसके बाद याद रखिएगा कि जैसे ही ये सक्षम अधिकारी को सौंपा जाता है, ठीक है, तो उसके बाद हम इसको स्टेप बाय लिख रहे हैं, ये स्टेप नहीं होता है लेकिन फिर भी आप इसको प्रक्रिया के साथ से जोड़ लीजिएगा। ठीक है, तो देखिएगा दूसरे चरण में क्या होता है कि सक्षम अधिकारी 15 दिनों के भीतर क्या करेगा, बैठक बुलाएगा। ठीक है, 15 दिनों के भीतर बैठक को बुलाया जाता है, याद रखिएगा 15 दिन के भीतर। ठीक है, और यह बैठक बुलाने के लगभग याद रखिएगा बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व सदस्यों को देनी होगी। ठीक है, यानी 7 दिन पहले ही आपको पूरे सदस्यों को सूचना देनी होगी कि बैठक हो रहा है और सरपंच और आपके उप सरपंच को हटाया जा रहा है। ठीक है, यानी अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है, 7 दिन पहले ही सूचना देनी होगी इस बैठक की। ठीक है, अब देखिएगा इस बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। ठीक है, बात क्लियर हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, अब देखिए इसकी बैठक की जो अध्यक्षता होता है, ठीक है, हम चलिए आगे देखते हैं इसको। ठीक है, देखिएगा बैठक की अध्यक्षता देखेंगे, देखिएगा ग्राम पंचायत स्तर पर जब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा तो ठीक है, नायब तहसीलदार जो है ग्राम पंचायत की बैठक की अध्यक्षता करेगा ग्राम पंचायत स्तर पर। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा, अगर जनपद पंचायत की बात होगी तो याद रखिएगा ठीक है, और तीसरा याद रखिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब एक बात और याद रखिएगा, कभी कभी क्या होता है ये अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में सक्षम अधिकारी का नाम लिखा जाता है। ठीक है, तो जब आप डायरेक्टली इसको डिफाइन कीजिएगा, एग्जाम में सक्षम अधिकारी नहीं पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है कि कौन करेगा। नायब तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर और कलेक्टर ये अध्यक्षता करेंगे। लेकिन आप इस बात को याद रखिएगा कि अगर ये अवेलेबल नहीं है तो इनके द्वारा, ठीक है, अच्छा नायब तहसीलदार राजस्व का। ठीक है, अब ऐसे में देखिएगा यहां पर नहीं होने पर सक्षम अधिकारी प्रत्युक्त किया जाएगा, नियुक्त किया जाएगा यहां पर इनके जगह पर। ठीक है, तो सक्षम अधिकारी भी होता है, याद रखिएगा इनकी अध्यक्षता के तौर पर। ठीक है, ठीक है, तो
ऐसी स्थिति में सक्षम अधिकारी कौन होगा? तो याद रखिएगा, इनकी रैंक जो होगी इन्हीं के समकक्ष अधिकारी होगा। ठीक है, तो सक्षम अधिकारी इन द सेंस कि जो समकक्ष अधिकारी है इसको आप शामिल करेंगे यहाँ पर। ठीक है, समकक्ष अधिकारी याद रखिएगा। तो सक्षम अधिकारी यहाँ का समकक्ष अधिकारी होना चाहिए। जैसे ये नायब तहसीलदार है तो इसकी रैंक जो होगी, ठीक है, उसी रैंक का दूसरा अधिकारी होना चाहिए। डिप्टी कलेक्टर है तो डिप्टी कलेक्टर के साथ भी ऐसा अधिकारी होना चाहिए जो इसी के रैंकिंग का हो, और कलेक्टर की जगह पर कौन हो सकता है? तो अतिरिक्त कलेक्टर हो सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो मतलब सक्षम अधिकारी के तौर पर अतिरिक्त कलेक्टर आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए देखिएगा आगे। अब विश्वास प्रस्ताव के लिए मतदान की प्रक्रिया। ठीक है, मतदान प्रक्रिया समझिएगा। इसकी मतदान प्रक्रिया कैसे होती है देखिएगा। ठीक है, तो देखिएगा, अविश्वास प्रस्ताव के लिए मतदान जो प्रक्रिया होती है उसमें हटाने जाने का, ठीक है, इस संबंध में एक महत्वपूर्ण निकाय होता है। ठीक है, इसको समझेंगे, थोड़ा प्रैक्टिकल से समझाऊंगा इसको। देखिएगा कितने सदस्य होते हैं, कैसा होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि पंचायत के सदस्यों में 3/4 मतदान होने पर पदाधिकारियों को हटाया जा सकता है। ठीक है, यानी सदस्यों का कितना हिस्सा होना चाहिए? 3/4, याद रखिएगा 3/4 हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, यानी 4 में से 3 लोग को ये मतदान देना अनिवार्य है। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अब ये सदस्य कैसे हों। ठीक है, तो ये सदस्य कैसे होने चाहिए याद रखिएगा, उपस्थित होने चाहिए। पहला तो जितने लोग हैं उपस्थित होने चाहिए, उपस्थित होने वाले लोगों में से 3/4। ठीक है, और कुल बहुमत का 2/3 याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा कुल बहुमत का 2/3। अब इसको दोनों को समझिएगा, पहला उपस्थित होना अलग होता है और दूसरा कुल जो बहुमत है। ठीक है, कुल मतलब जितने लोग टोटल हैं उसका 2/3 होना ही चाहिए। ठीक है, मतलब मतदान के लिए समय जो आपको पूरे लोग को बुलाना होगा और बुलाकर जो है यह मतदान कराना होगा। अगर कुछ लोग मतदान में उसके सपोर्ट में साथ देते हैं तो अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो जाता है यहीं पर। ठीक है, और अगर उसके विरुद्ध मतदान करते हैं तो यहां से पद जो प्रमुख है, ठीक है, यानी पदाधिकारी जो है उनको हटाया जाएगा। ठीक है, दोनों बातें क्लियर हो रही है। पहला ये कि उपस्थित लोगों की मतदान सूची में जो मतदान होगा, ठीक है, वो होना चाहिए 3/4, जो कि उपस्थित लोग हैं उनने। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देखिए, मैं पूरा एग्जांपल आपको समझाता हूं उदाहरण के तौर पर। ठीक है, एक उदाहरण को समझिएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपको पूरा अविश्वास प्रस्ताव समझ में आ जाएगा। देखिएगा एक उदाहरण समझते हैं। देखिएगा, मान लीजिए कोई निकाय है, ठीक है, जहां पर कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 24 है। ठीक है, 24 है। ठीक है, कोई भी निकाय मान लेते हैं और उस निकाय की, क्योंकि तीनों निकाय के लिए यही काम करता है। ठीक है, तो कोई निकाय है जिसकी संख्या कितनी होगी? 24 है। ठीक है, अब मतदान करने वाले लोग जो आए हुए हैं सदस्य या उपस्थित सदस्य कितने हुए हैं? वो मान लेते हैं 18। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, जैसे कभी कभी क्या होता है, मैं उपस्थित हूं लेकिन मैं मतदान करना नहीं चाहता हूं, मैं बाहर निकलना चाहूंगा, मैं दुश्मनी लेना नहीं चाहता कि सरपंच के बाद दुश्मनी ले लूं, फिर उसके दो जीतेगा, फिर मेरा बैंड बजाएगा। ठीक है, तो मैं ये भी कर सकता हूं कि मैं उपस्थित हूं लेकिन मैं मतदान नहीं करूंगा। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा, उपस्थित प्लस मतदान करने वाले लोगों की संख्या में से 3/4 लोग। ठीक है, तो उपस्थित और मतदान करने वाले, केवल उपस्थित नहीं है। अगर उपस्थित केवल है और मैं मतदान नहीं करना चाहता तो ये मेरी स्वेच्छा है कि मैं मतदान करना चाहूंगा या नहीं करना चाहूंगा। ठीक है, या तो मैं विरोध में कर दूं या तो सपोर्ट में कर दूं। तो अगर मान लीजिए मैं विरोध में कर दिया तो सरपंच आगे जाकर देखेगा, और अगर सपोर्ट में कर दिया तो पंच देखेंगे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या कर दूंगा, मैं किनारे हो जाऊंगा, बोलूंगा मुझे दोनों से कोई मतलब नहीं है,
मैं अभी पंछी ठीक हूं, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, जो उपस्थित है प्लस मतदान करने वाले में लोगों में से संख्या कितनी हो गई है, 18, यानी 6 लोग यहां पर से बाहर हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा तो उपस्थित और मतदान करने वाले लोगों की संख्या कितनी होनी चाहिए, ठीक है। यहां पर हमारे पास है 3/4 की संख्या, ठीक है। तो 3/4 लोग जो है यहां पर क्या करना चाहिए, उपस्थित होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में देखिएगा कि जब अगर हम बात करें, ठीक है, इनकी संख्या में, जैसे मान लेते हैं 3/4 लोग उपस्थित होने चाहिए, ठीक है, और 3/4 लोग में उपस्थित प्लस मतदान करने वाले होने चाहिए, ठीक है। तो 3/4 मतलब 18 का हम क्या करते हैं, 3/4 देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं अपन, जिससे ज्यादा क्लियरली आ जाए, ठीक है। 16 की संख्या पे लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, और यहां पर कितना संख्या आ गया, 12 की संख्या। क्लियर हुआ यहां तक, ठीक है। हाँ, ये सिर्फ मैंने ये किया है अभी 18 करके, आपको पॉइंट बनाना नहीं चाहता था, किसी इंसान को क्यों काटे हम लोग, है ना, 20 से काटना पड़ेगा, पॉइंट में आएगा तो ऐसी स्थिति में हमने क्या कर दिया, उसको 16 कर दिया है, ठीक है। अब 12, और याद रखिएगा इसमें हमको होना चाहिए 13 की संख्या, 12 या 13, ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि हम 11 12 नहीं कर सकते, एग्जैक्ट संख्या 12 आया है 3/4 का वैल्यू, ठीक है। तो ऐसे में 12 लोग मतदान करने, तो 12 लोग तो एग्जैक्ट हो गए, तो अगर 13 लोग करेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। हालांकि 12 सही है आंसर, इसमें 3/4 तो 12 सही है, लेकिन 12 से कम नहीं होने चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, 12 से कम नहीं होना चाहिए, और अगर 13 होते हैं तो बात एकदम क्लियर हो जाता है, वहीं पर उसको हटा दिया जाएगा, जो पदाधिकारी है उसको, ठीक है। तो 12 से 13 के मध्य, याद रखिएगा, ठीक है, यानी 12 से कम नहीं हो सकते, ये बात याद रखिएगा। बाकी अब इसके हिसाब से देखिएगा, तो 16 में से लगभग 4 लोग अभी भी ऐसे हैं जो 4 लोग नहीं मतदान करेंगे, या फिर वो मतदान में अपोजिट चले जाएं, ठीक है, तब भी जाकर पदाधिकारियों को क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, ठीक है। बातें क्लियर हुई यहां पर, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा कुल बहुमत का 2/3 देख लीजिए आप, कि कुल बहुमत का 2/3 क्या है, ठीक है। तो देखिएगा तो कुल बहुमत का 2/3, तो कुल बहुमत क्या है, 24 है, ठीक है। तो 24 का 2/3, ठीक है। तो ऐसे में देखिएगा कुल बहुमत का 2/3 यानी कि हो गया आपका, क्या हो गया आपका, 16, ठीक है। तो ये जो 16 है, याद रखिएगा, ये कुल बहुमत का 2/3 का हिस्सा में आना चाहिए, ठीक है। यानी अगर हम लोग ये देखें कि उपस्थित होने वाले, ठीक है, उपस्थित होने वाले और मतदान करने वाले का 3/4 होना चाहिए, और वही कुल बहुमत का कितना होना चाहिए, 2/3 होना चाहिए। तो यहां पर आता है 16 का सदस्य, ठीक है, यानी 16 सदस्य यहां पर साइन करेंगे, तब जाकर यहां पर चीजें आगे बढ़ेंगी, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आप लोग इस नजरिए से देख रहे हैं मुझे कि यहां पर पदाधिकारी को हटा ही देना है, तो ऐसा जरूरी नहीं है अभी, ठीक है। आपको मैं बस कंडीशंस बता रहा हूं, ठीक है। मतलब अगर आप देखेंगे कि अगर ये 16 के जगह पर जाएगा, तभी जाकर पदाधिकारी को हटाया जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन होता है, याद रखिएगा, इसीलिए पदाधिकारी को हटाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इतने लोग जो है साथ देना एक साथ नहीं चाहते हैं, ठीक है, कि इतने लोगों का साथ होना चाहिए इसमें, ठीक है। बात क्लियर हुई आपकी कि 3/4 क्या होगा और 2/3 क्या होगा यहाँ पर, ठीक है। तो कुल बहुमत का यानी इसका 2/3 होना चाहिए, और जो मतदान देने आए हुए हैं और जो मतदान देना चाहते हैं उपस्थित हैं, उनका 3/4 होना चाहिए, ठीक है। तब जाकर ये मतदान पूरा होता है, और तब जाकर याद रखिएगा प्रस्ताव, ठीक है, पारित किया जाएगा, अगर यहां से 16 लोग पूरे के पूरे साथ देंगे तब। और इस कंडीशंस में क्या होगा, अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होगा, इस कंडीशंस में, याद रखिएगा। क्लियर है बात, ठीक है। यानी ये जो 12-13 की बात कर रहे हैं हम लोग, केवल 12-13 लोग साइन कर रहे हैं यहां पर, ठीक है। तो ऐसे में हमको कितना चाहिए, 16 लोग, ठीक है। तो दो दो कंडीशन अप्लाई होता है, याद रखिएगा, उपस्थित होने वाले और मतदान करने वाले का 3/4, और कुल बहुमत का जो होना चाहिए 2/3 होना चाहिए। तो दोनों को कंडीशंस में अगर ये जीतता है यहां से, तो क्लियर हो गया कि यहां से वो अधिक कर रहा है, ठीक है, क्योंकि उपस्थित होने वाले में से 3/4 लोग साथ दे रहे हैं, मान लेते हैं। यहां पर साथ नहीं दे रहे हैं, तो यहां पर बात खत्म हो जाएगी, यानी इस कंडीशंस के अनुसार पदाधिकारी को अविश्वास प्रस्ताव जो है फेल हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। मतलब इस कंडीशंस में जो हमने सिनारियो देखा, उस सिनारियो के अनुसार पदाधिकारी को नहीं हटाया जाएगा, ठीक है। देखिए इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है, मान लीजिए आपको मैंने बताया ही नहीं, पंच को मैंने खबर ही नहीं दी है, और मैं अपने अपने इंसान को उठा के लेके चला गया हूं, और सरपंच को और उप सरपंच को किसी के विरोध में चला गया, ठीक है। तो आपको बाद में पता चलता है जब सरपंच को हटा दिया गया है, पता चला कि यही सरपंच बहुत अच्छा था, ठीक है,
लेकिन मुझे सरपंच बनना था क्योंकि पंचों में से भी सरपंच को चुन लिया जाएगा, तो मैंने अपना पूरा प्लान कर लिया था। तो ऐसी स्थिति की जाती है कि ताकि सभी लोगों को ये बात पता हो, पहला चीज। दूसरा, अगर 2/3 का कंडीशन नहीं रखेंगे तो फिर अगर मान लीजिए ये कंडीशंस में केवल है तो बार बार सरपंच को बार बार अविश्वास प्रस्ताव से बाहर निकाल देंगे। ठीक है, बार बार 6 महीने में चुनाव ही होता रहेगा, क्योंकि पंचों के हिसाब से हो जाएगा ना, फिर ये सब कुछ पंचों के हिसाब से हो जाएगा। और ऐसे कंडीशंस में उसके विश्वास मत का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। ठीक है, यानी अधिकांशतः पंच जो है एक तरफ होकर ये बात क्लियर कर देंगे, क्योंकि कम की संख्या में हो जाएगा ये। लेकिन अगर मान लीजिए 12, देखिए 24 में 12 को मनाना आसान है। 24 में 12 को आधा परसेंट को अलग कर लीजिए, अब बिल्कुल मना लेंगे। लेकिन अगर वही 12 में से 16 को मनाना हो, यानी 24 में 16 को मनाना हो, 18 को मनाना हो, तो ये बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, इसीलिए अध्यक्ष उपाध्यक्ष सेफ रहते हैं। अविश्वास प्रस्ताव बहुत रेयर होता है, याद रखिएगा, बहुत रेयर है। यानी अगर पूरे छत्तीसगढ़ में छान मारेंगे तो इस साल केवल 1 या 2 अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है पूरे छत्तीसगढ़ में। ठीक है, 2-3 ऐसे क्षेत्र हैं, ग्राम पंचायत है, जहां पर इस साल जो है जो आपका सरपंच को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। जब भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो याद रखिएगा वो सरपंच का ना पूरा जीवन आगे के लिए खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो दोबारा जो है अविश्वास प्रस्ताव से हारा है। ठीक है, ऐसी स्थिति में अगर वो नहीं जीतता है या कुछ ऐसे कंडीशंस आ जाते हैं तो फिर वो दिक्कत करेगा आगे की उसके चुनाव की पद्धति में। ठीक है, कि बीच में उसने चुनावी पद्धति में हारा, ठीक है, कहीं ना कहीं पंच जो है उस पर एक कलंक लगा देंगे, याद रखिएगा, जिसके द्वारा जो है बाद में वो पंच के लिए खड़ा, सरपंच के लिए जब खड़ा होगा तो वो कभी जीत नहीं पाएगा वापस। ठीक है, लोगों का दिमाग पे यही असर होता है कि इस क्षेत्र में ये पहले से सरपंच था और 2 महीने बाद या 4 महीने बाद या 6 महीने बाद या 1 साल बाद जो है इसे हटा दिया गया है। हालांकि अविश्वास प्रस्ताव का भी एक नियम होता है, कब कब लाया जा सकता है और कब नहीं लाया सकता। ठीक है, आगे पढ़ेंगे, आगे देखिएगा। कोई डाउट है? चलिए। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिएगा, मान लेते हैं अभी कि अब कंडीशंस है कि हम जो अविश्वास प्रस्ताव है, ठीक है, देखिए यहां पर 2 सीरीज आ गया, या तो यहां से मतदान खारिज हो जाएगा, ठीक है, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया। लेकिन अब अविश्वास प्रस्ताव को आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा? ठीक है, अगर खारिज हो गया तो फिर सब कुछ वैसा ही रहेगा जैसे चल रहा है। लेकिन अब यहां से हम क्या करेंगे, मतदान को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, उसके विरुद्ध लाने का। ठीक है, तो मान लेते हैं ऐसा कि जो प्रस्ताव लाया गया है, ठीक है, और अविश्वास प्रस्ताव को जिसके विरुद्ध लाया गया है, यानी कि दोनों पदाधिकारियों के महत्व में लाया गया है, उसके आगे क्या प्रभाव पड़ता है या क्या कंडीशंस आता है। ठीक है, चलिए देखिएगा। देखिएगा, प्रमुख उप प्रमुख के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया। ठीक है, तो यहां से याद रखिएगा कि जब ठीक है, तो इस कंडीशंस में समझिएगा कि जब बैठक कराई जाएगी, मतदान वाली बैठक, ठीक है, तो पहला कंडीशन याद रखिएगा, मतदान बैठक में अध्यक्षता नहीं करेगा, क्योंकि हमने पढ़ लिया है कि तहसीलदार, कलेक्टर, ठीक है, डिप्टी कलेक्टर ये अध्यक्षता करते हैं। तो यहां पर याद रखिएगा प्रमुख उप प्रमुख जो है अध्यक्षता नहीं करता है। ठीक है, लेकिन उस बैठक में भाग लेने व चर्चा करने के लिए व पक्ष रखने के लिए अनुमति दी जाएगी। ठीक है, यानी उसे इस बैठक में बुलाया जाएगा, बैठक में बुलाने के साथ साथ जो है उसे अपने पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अब मान लीजिए यहां से वो क्या कर सकता है, मतदान हो गया, ठीक है, और मतदान में याद रखिएगा, मान लीजिए 18 लोगों ने मतदान दे दिया। ठीक है, अभी कंडीशंस को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। 18 लोगों ने मतदान दे दिया तो वो क्या होगा, खारिज हो गया, यहां से पदाधिकारी क्या हो गया, समाप्त हो गया, यानी उसका पद समाप्त हो गया। ठीक है, तो जब पदाधिकारी
के विरुद्ध मतदान किया गया तो पदाधिकारी को हटा दिया गया। ठीक है, यहां पर कंडीशंस तो वही रहेगा, 3/4 और 2/3 का कंडीशन। ठीक है, 3/4 और 2/3 के कंडीशंस के साथ मतदान हो गया, पदाधिकारी को हटा दिया गया। इसको प्रॉपर तरीके से समझ के लिखेगा, वरना खुद बाद में 5 दिन बाद किताब खोला, कॉपी खोला, वो समझ ही नहीं आ रहा कि 3/4 और 2/3 क्या है। ठीक है, याद रखिएगा, ऐसे कंडीशंस को बहुत बार पूछा जाता है कि कुल बहुमत का कितना होना चाहिए या फिर उपस्थित और मतदान देने वाले लोगों का संख्या के कितना होना चाहिए। ठीक है, अब इसी के बाद देखिएगा, जब बात आती है हटाने की, तो हटाने के बाद आप देखिए क्या कर सकता है वो, उसको चांस मिलेगा अपील करने का। ठीक है, वो अपील करेगा कि अब कहां कहां अपील कर सकता है, याद रखिएगा, तो हटाए गए पदाधिकारियों का अपील। ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा हटाए गए पदाधिकारी जो है अपील कहां कहां कर सकते हैं, तो तीनों स्तर पर समझिएगा कि कौन कौन सी जगह पर अपील किया जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा अपील करने के लिए सबसे पहला जो स्थान है, ठीक है, वो है, पहले तो हम कंडीशन देख लेते हैं। देखिएगा 3 स्थानों में, पहला है ग्राम पंचायत, जनपद और जिला पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत के स्थान पर याद रखिएगा कि अपील करने का जो स्थान है कहां किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कलेक्टर के पास। ठीक है, तो पहला अपील जो होता है याद रखिएगा, या अपीली अधिकारी जिसे कह सकते हैं, ये होता है यहां पर कलेक्टर। ठीक है, ग्राम पंचायत में कलेक्टर, यानी सरपंच उप सरपंच कहा जाएगा कलेक्टर के पास। ठीक है, वहीं अगर आप देखेंगे जनपद पंचायत के बारे में, तो याद रखिएगा पंचायत विभाग का संचालक, और वही जिला पंचायत की बात करेंगे तो राज्य सरकार के पास। ठीक है, तो ये राज्य सरकार के पास जाता है, याद रखिएगा। और अब देखिए कितने दिन के भीतर अपील होना चाहिए। कितने दिन के भीतर अपील होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर समझिएगा कितने दिन के भीतर अपील होना चाहिए। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि अविश्वास प्रस्ताव जो पारित हुआ, हमने पारित कर दिया अभी। ठीक है, तो पारित होने के याद रखिएगा 7 दिन। ठीक है, पारित होने के 7 दिन के भीतर। ठीक है, किसके पास, कलेक्टर के पास। ठीक है, और याद रखिएगा अगर जनपद की बात है तो उसको थोड़ा ज्यादा समय देंगे हम लोग, तो याद रखिएगा यहां पर 10 दिन के भीतर। ठीक है, उसी प्रकार जिला की बात करेंगे तो उसको थोड़ा और समय दिया जाएगा। ठीक है, तो उसको दिया जाता है 15 दिन के भीतर। ठीक है, तो 7, 10 और 15 दिन याद रखिएगा। अब देखिए सिर्फ दबाव यहां पर केवल अब उनके पास नहीं है कि ग्राम पंचायत का जो प्रमुख है, उप प्रमुख है, उनके पास ही सब दबाव नहीं है, दबाव इनके पास भी आ जाता है, अपीली अधिकारियों के पास। ठीक है, जैसे आपके सामने अपील कर दिया गया है, और अपील के बाद जो है आपको भी टाइम दिया जाएगा कि जल्दी से इसका कुछ ना कुछ कीजिए। ठीक है, तो यही टॉपिक जो होता है याद रखिएगा कि अपीली अधिकारी कितने दिन में निर्णय लेगा। ठीक है, तो निर्णय का दिन याद रखिएगा, तो याद रखिएगा जो पारित होने के 7 दिन के भीतर किया तो निर्णय लेगा ये कितने दिन में, 30 दिन में। 30 दिन में आपको निर्णय बताना होगा कि जो सरपंच है, उप सरपंच है, इसे हटा दिया जाए या वापस ला दिया जाए। ठीक है, उसी प्रकार आपके जनपद पंचायत में भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए 30 दिन याद रखिएगा। और अगर आप जिला की बात करेंगे तो इसके लिए होता है आपका 45 दिन, जिसमें 45 दिन के भीतर निर्णय लिया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, कि जिला पंचायत का अध्यक्ष जो है इसे हटाया जाए या फिर इसे रखा जाए। ठीक है, तो निर्णय जो है याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि पंचों ने हटाया या सदस्यों ने हटाया।
ठीक है, तो पारित हो गया, मतदान के द्वारा पारित हुआ। अपील किया इसने, अपील करने के बाद कलेक्टर और जो भी आपके संचालक हैं, राज्य सरकार है, इनके समक्ष, अपील अधिकारियों के समक्ष पहुंचा और अपील कर दिया, ठीक है, कि फलाने कारणों से ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। और एक बात याद रखिएगा कि इधर से जैसे ही अंतिम निर्णय आएगा, या अंतिम निर्णय जो भी होगा ये सर्वमान्य होना चाहिए, ठीक है। यानी अपीली अधिकारी जो है यह बोल देगा कि सरपंच को वापस अपने पद दे दिया जाता है, तो कोई पंच वापस नहीं कर सकता इसको। यानी अपीली अधिकारी का जो अंतिम निर्णय होगा वो सर्वमान्य होता है, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। ऐसा नहीं कि देखिए, अपील तक पहुंचाने का कारण यही है कि अभी भी एक सर्वे दे दिया गया उसको, कलेक्टर को, कि इसके पीछे जो है आप साक्ष्य सर्वे करके यह तय कर लें कि सच में सरपंच ने कोई ऐसा काम तो नहीं किया है जो कि जिसके कारण से पद से हटा देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है किसी को पद से हटा देना, ठीक। तो ऐसी स्थिति में याद रखिएगा कि यह जो निर्णय होगा अपीली अधिकारी का, वो अंतिम निर्णय होगा, ठीक है। और यह अंतिम निर्णय यह निर्देशित कर देता है कि पदाधिकारी अपने पद पर बने रहेगा या नहीं बना रहेगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, अपीली अधिकारी का निर्णय अंतिम, ठीक है। तो ये अंतिम होता है, याद रखिएगा। अपीली अधिकारी जो भी बोल दिया उसके बाद आपका अविश्वास प्रस्ताव जो है समाप्त हो जाता है, या फिर उसे आगे बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। अब देखिएगा अविश्वास प्रस्ताव को कब लाया जा सकता है और कब नहीं लाया जा सकता। मतलब अगर मान लीजिए आज आपने अविश्वास प्रस्ताव ला दिया, फिर 4 दिन बाद उठ के फिर बोल देंगे ला दूंगा, फिर 4 दिन बाद, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। इसके कुछ नियम है कि आप 2 साल, देखिए उनकी ड्यूटी या उनका जो पदाधिकारी का जो कार्यकाल है उसका समय दौरान, अब मान लीजिए लास्ट के 6 महीने बचे हैं और अविश्वास प्रस्ताव लेकर आने क्या फायदा होगा इसका, ठीक है, जाने वाला तो ऐसे ही 6 महीने के बाद, ठीक है। इसीलिए कुछ टाइम जोन दिया गया कि कितने में लाया जा सकता है और कब नहीं लाया जा सकता, ठीक है। तो हेडिंग डाल लेते हैं अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में। ठीक है, तो कब लाया जा सकता है और कब नहीं लाया जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा अविश्वास प्रस्ताव जो है कब नहीं लाया जा सकता, सबसे पहला चीज यही होता है, ठीक है। तो जो नहीं लाया जा सकता उसी के विरुद्ध में लाया जा सकेगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा पद धारण करने के तिथि के 1 वर्ष के भीतर, यानी पद अभी अभी धारण किया है और 1 साल के भीतर आप अविश्वास प्रस्ताव ला देंगे तो ये नहीं माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद यदि यदि निकाय का कार्यकाल कितना बचा हो, 6 माह बचा हो, तो भी नहीं लाया जा सकेगा, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा ठीक है, उसके अलावा याद रखिएगा यदि अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तथा पारित नहीं हो सका, तथा पारित नहीं हो सका के तिथि से 1 वर्ष के भीतर, ठीक है। बात समझ में आ रही है इस पे कि अगर मान लीजिए किसी ने अविश्वास प्रस्ताव लाया था और लाने के बाद वो पारित नहीं हो पाया, तो जिस बैठक में वो पारित नहीं हो पाया वहां से काउंट करेंगे 1 साल तक, उसके बीच में फिर आप अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कंडीशंस में सरपंच या किसी भी पदाधिकारियों के विरुद्ध बहुत कम, रेयर होता है कि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो सके, या फिर क्योंकि ये कंडीशन ही ऐसा है, जैसे देखिए 5 साल का कार्यकाल होता है, पहला साल नहीं ला सकते और लास्ट साल नहीं ला सकते, बचा कितना, 3 साल, ठीक है। इन 3 सालों के मध्य जो है याद रखिएगा
ये 3 सालों के मध्य जो है अगर आपने एक आध बार ले आया तो फिर दोबारा नहीं ला पाएंगे। बात समझ में आ रही है कि अगर आपने एक आध बार लाया तो उसके बाद दोबारा ला ही नहीं पाएंगे, क्योंकि एक ही बार आ सकता है किसी की लाइफ में ये, ठीक है। तो 5 साल में 1 से 2 बार ही आता है, और बहुत रेयर है कि एक बार के बाद दोबारा आ जाए, ये कभी नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसा होता है, याद रखिएगा कि ये 3 मुख्य कारण है कि जब अविश्वास प्रस्ताव आप नहीं ला सकते। पहला, तिथि के, ठीक है, जैसे ही उसने पदाधिकारी ने पद धारण किया या शपथ लिया तो उस बैठक के पहले तिथि से लेकर आपके 1 साल के भीतर आप नहीं ला सकते। अंतिम 6 महीना बचा हुआ है तो नहीं ला सकते, और अगर आप कभी लेकर आ गए हैं उसके विरुद्ध तो फिर उसके बाद 1 साल तक नहीं ला सकते, याद रखिएगा, यदि वो पारित नहीं हुआ है तो, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि अगर पारित हो गया हो और अपीलीय अधिकारी ने निर्णय दिया हो कि अगर कि वापस उसको पद दे दिया जाए तो क्या होगा? तो भी नहीं लाया जा सकता, याद रखिएगा, ठीक है। तो भी 1 साल वहां से काउंट होगा और 1 साल के तक आप नहीं ला सकते वहां भी, ठीक है। मतलब जिस कारण से वो पद में बना रह गया है तो उसके विरुद्ध आप फिर से अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाएंगे, याद रखिएगा। अब अगर वहां से हटा दिया गया है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते उसका, ठीक है, क्योंकि वो पद से हट चुका है। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव 3 मुख्य कारणों से नहीं लाया जा सकता, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो अविश्वास प्रस्ताव समझ में आ गया आप लोग को? बताइए, आ गया या कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन है तो कर सकते हैं इस पे, अविश्वास प्रस्ताव से जैसा भी आपके दिमाग में जा रहा है। अगर ऐसा लग रहा है कि कोई अलग प्रकार के पैटर्न आपके दिमाग में आ रहे हैं कि ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ तो क्या होगा, तो आप पूछ सकते हैं उसके कंडीशंस पे। बहुमत वाला, देखिए, बहुमत को समझिएगा कि सबसे पहले चीज, किसी निकाय के अंदर सदस्यों की संख्या कितनी है, ठीक है। सदस्य क्या है, तो वहां के प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य होंगे, जो बहुमत होगा वही बहुमत है। मान लेते हैं किसी एरिया में जनपद या जिला की बात कर लें या फिर वार्डों की संख्या की बात कर लें, ठीक है, सामान्य तौर पर बात करते हैं। तो अगर ग्राम पंचायत की बात करेंगे तो अधिकतम या न्यूनतम की बात है यहाँ पर, ठीक है। तो न्यूनतम 10 की संख्या पे होती है यहाँ पर न्यूनतम की संख्या, तो 10 सदस्य होंगे, ठीक है। और जब 10 सदस्य होंगे तो उन 10 सदस्यों में कितने लोग उस बैठक में उपस्थित हो रहे हैं जहां पर उस अपीली जो अध्यक्षता करने वाला जो अधिकारी, यहाँ पर सक्षम अधिकारी के बारे में आपने पढ़ लिया कि सक्षम अधिकारी के पास जाकर आपको क्या करना है, आवेदन प्रस्तुत करना है, ठीक है। तो सक्षम अधिकारी के पास पहुंचे और सक्षम अधिकारी ने 15 दिन भीतर क्या किया, उसको बैठक के लिए बुला लिया, ठीक है। 15 दिन के भीतर उसको बैठक करना होता है। 7 दिन पहले ही बैठक की सूचना दे दी जाएगी सभी सदस्यों को, ठीक है। और वहां पर सदस्यों ने बोला कि मैं नहीं आ पाऊंगा, उनकी स्वेच्छा पर होती है, याद रखिएगा। आप ऐसा नहीं कान पकड़ के उठा के बैठा दिया, ऐसा नहीं कर सकते उनके साथ, ठीक है। तो सदस्य क्या करेंगे, अपने मर्जी से आएंगे, क्या पता उनको उस दिन कहीं और जाना हो या कुछ और भी काम हो सकता है, लेकिन अध्यक्ष जो है इस बात का तय करता है कि भाई आके बचा लेना, ठीक है। मतलब पूरे सपोर्ट में रात भर पूरी मीटिंग चलती है, सब बड़े बड़े कारनामों में, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, इस समय जो है पंचों के, सदस्यों के या जितने भी स्थिति होती है, सारे पैसे इधर उधर हो जाते हैं इस रातों रात में, ताकि जो सदस्य हैं वो बिल्कुल सपोर्ट में आ जाए अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के, ठीक है। अब बात यहां पहुंचती है, जैसे देखिएगा कि अब यहां पर बात पहुंची। अब पहुंचने के साथ क्या हुआ कि ये लोग पहुंचे, बैठक में पहुंच गए, ठीक है। अब यहां पर हमने तय किया था कि 24 कुल सदस्यों की संख्या कितनी होगी, 24 से मान लेते हैं, ठीक है। 24 में से उपस्थित कितने हुए, केवल 16 लोग आए, ठीक है। अब 16 लोग में क्या होता है कि ये लोग वो लोग आए हुए हैं जो उपस्थित है और मतदान करना चाहते हैं। इसमें यह भी कंडीशन हो सकता है कि मैं उपस्थित हूं लेकिन मतदान नहीं करूंगा, तो इनकी संख्या और कम हो जाएगी, ठीक है। मतलब इनकी संख्या जो है आप 12 भी मान सकते हैं कि बाकी 4 लोग बोलते हैं कि मैं मतदान नहीं करूंगा, मैं आके देखने आया हूं बस, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि ये 16 लोग उपस्थित हुए हैं और मतदान करने वाले लोग हैं, ठीक है। तो इनका 3/4 भाग, यानी इनमें 12 लोग ऐसे होंगे, इसको अभी हटा देते हैं, 12 लोग ऐसे होंगे जो अगर मतदान करते हैं तो कार्यवाही आगे बढ़ेगी। अगर 12 में से यहीं पर कम हो जाते, मान लेते यहां पर क्या 10 लोग कर दिए, बाकी 6 लोगों ने अपोजिट जो सरपंच है या अध्यक्ष उसके साथ दे दिया, ठीक है। देखिए वोट क्या है, 2 तरीके का होता है, एक सपोर्ट में और एक अपोजिट, ठीक है। अगर सपोर्ट में देंगे तो सरपंच या अध्यक्ष के सपोर्ट में आएगा वोट कि कौन कौन चाहता है अध्यक्ष बना रहे, तो मैंने हाथ खड़ा कर दिया तो ये सपोर्ट में चला गया, ठीक है। लेकिन मैं अपोजिट में चला गया, देखिए यहां पर क्या होता है, अविश्वास प्रस्ताव का सरपंच या अध्यक्ष के लिए सपोर्ट नहीं देखा जाता, इस अविश्वास प्रस्ताव का सपोर्ट और अपोजिट देखा जाता है, ठीक है। तो ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव को सपोर्ट करेंगे, इसका मतलब है कि सरपंच या पदाधिकारियों का अपोजिट जा रहे हैं आप, ठीक है। तो अब ऐसी स्थिति में याद रखिएगा कि 12 लोगों ने जो है अविश्वास प्रस्ताव को सपोर्ट कर दिया, ठीक है, कि जो 3 लोग दिए थे एप्लीकेशन उनके सपोर्ट में चले गए ये लोग कि हाँ सही बात है कि अध्यक्ष सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। तो अब इन 12 को अब यहां पर कार्यप्रणाली रुक जाएगी। अब जो यहाँ का जो सचिव होगा, ठीक है, अगर ग्राम पंचायत सचिव देखेंगे
या फिर जनपद का सीओ, जिला का सीओ, अब ये काउंटिंग पे आएगा, याद रखिएगा इस अध्यक्ष के साथ बैठा होगा वो, ठीक है। और वो क्या करेगा, कंपेयर करेगा कि हमारे कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, ठीक है, और उस कंपेयर से निकालेगा कि हमारे पास सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 24 है, ठीक है। अब 24 का भी एक रूल बोलता है कि कुल बहुमत का 2/3 होना चाहिए, ठीक है, यानी कम लोग जाकर मतदान करके इसको हटा नहीं सकते हैं या अविश्वास प्रस्ताव को पारित नहीं कर सकते, ठीक है। तो 12 लोगों को कंपेयर किया गया, तो जब हमने 24 का 2/3 निकाला तो निकला कितना, 16, ठीक है, क्योंकि 12 लोगों ने ही यहां पर साथ दिया है, ठीक है। देखिए यहां पर इसके मुकाबले एक बात समझिएगा कि 16 लोग उपस्थित हुए हैं, ठीक है, और हस्ताक्षर किए हैं, तो ऐसे में देखिएगा 16 लोगों के हस्ताक्षर करने पर, ठीक है, साइन करने पर उसका जो 3/4 निकला तो वो 12 हुआ था, जबकि हमारे पास कितने लोगों ने दिया है, 16 लोगों ने, ठीक है। तो 16 लोगों की कंडीशंस में याद रखिएगा कि अगर ऐसा होता है कि 16 लोग देने को तैयार होते हैं, ठीक है, ये पूरे लोग दे देते हैं और 16 का गिनती आ जाता है, ठीक है, और 16 लोग तय हो जाते हैं कि हाँ पूरे लोगों ने दे दिया, तो अगर 12 तो पार कर दिया हमने क्योंकि 16 लोगों ने दिया है, तो 12 पार हुआ है। लेकिन 16 लोगों के कारण अगर कंप्लीट पूरे 16 लोग शामिल हो जाते हैं और इसका 2/3 निकालकर अगर हम लोग 16 निकालते हैं तो यहां पर ये पारित हो जाएगा इस कंडीशन में। लेकिन कब, जब यहां पर 12 से 13 लोग शामिल हो इस तरफ में, तब, ठीक है, 12 से 13 लोग इसलिए कहा जाता है। कभी भी याद रखिएगा एग्जैक्ट संख्या नहीं होती है, ठीक है, मतलब जो संख्या निकल कर आ रही है 3/4 से 12, तो उससे एक ज्यादा होना चाहिए हमेशा, ठीक है, क्योंकि जो भी संख्या होती है देखिएगा होता क्या है, ये ऐसा होता है 3/4 + 1 का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, लेकिन ये यहां पर नजर नहीं आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऐसे में याद रखिएगा 3/4 के सपोर्ट से यहां पर 12 लोग निकल कर आ रहे हैं, जबकि हुए तो 16 लोग, ठीक है। तब 16 लोग के कारण याद रखिएगा कि जो 24 है, यहां पर 24 है, इनका 2/3 निकालकर 16 देखा गया, ठीक है। और हमारे कंडीशंस के अनुसार याद रखिएगा कि अगर ये पूरे 16 का 16 शामिल होकर पूरे के पूरे 16 साइन कर देते हैं तो यहां पर पदों को हटा दिया जाएगा, पदाधिकारी को हटा दिया जाएगा। लेकिन ऐसा कंडीशंस होता ही नहीं है, जितने उपस्थित हुए हैं हमेशा एक आध कम हो जाते हैं इसमें, ठीक है। तो उस कंडीशंस में याद रखिएगा कि जब 2/3 के लोगों द्वारा बहुमत का 2/3 निकाल कर आता है हमारे सामने तो पदाधिकारी को हटा दिया जाएगा, यही होगा पारित माना जाएगा इसको, ठीक है। यही पर कंडीशंस है कि पारित होना और पारित नहीं होना क्या होता है, ठीक है। 3/4 2/3 याद रखिएगा, यही है पारित होना और नहीं होना, ठीक है। चलिए यहां तक हो गया। चलिए दूसरा है आपका पदाधिकारियों को वापस बुलाया जाना, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिएगा, पदाधिकारियों को वापस बुलाया जाना, इसे कहा जाता है प्रत्यावर्तन, ठीक है। तो प्रत्यावर्तन टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, याद रखिएगा। प्रत्यावर्तन इसे कहा जाता है ट्वेंटी वन का, ठीक है। देखिएगा 21 का जो है क्या निर्देशित करता है या इसके संबंध में क्या जानकारी मिलती है, ठीक है। तो देखिएगा तो सबसे पहले याद रखिएगा कि बुलाया जाना का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। मतलब पदाधिकारियों को वापस बुलाए जाने का मतलब यह होता है कि पद पर रह रहे, ठीक है, पद पर रह रहे कुछ ऐसे व्यक्ति जो खासकर प्रत्यक्ष निर्वाचित हों, ठीक है, उनके विरुद्ध आप क्या कर सकते हैं, उन्हें पद से हटा सकते हैं, ठीक है। इसको कहा जाता है पद से वापस बुलाया जाना, ठीक है, यानी रिकॉल वैल्यू, ठीक है। तो रिकॉल करना मतलब यह होता है कि उनको वापस बुला लेना कि आप उस लायक नहीं हो, आप उस जगह पर किसी और को बुला दिया जाए, ठीक है। तो इसे कहा जाता है रिकॉल, ठीक है। अब देखिए इस किसके विरुद्ध लाया जा सकता है, तो याद रखिएगा प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों के विरुद्ध ही लाया जा सकता है, ठीक है। प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों के विरुद्ध लाया जा सकता है, ठीक है। प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों के विरुद्ध, ठीक है, प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों के विरुद्ध लाया जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है। अब देखिए किसके द्वारा लाया जा सकता है, तो मुख्य तौर पर याद रखिएगा, जैसे अगर मान सकते हैं हम लोग तो प्रत्यक्ष निर्वाचित कौन कौन है यहाँ पर, पंच और सरपंच,
ठीक है, तो पंच और सरपंच को ही आप यहां पर रिकॉल कर सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए किसके द्वारा, तो याद रखिएगा अब यहां पर कौन संबंधित होता है, यानी किसके द्वारा लाया जा सकता है, किसके द्वारा, तो याद रखिएगा मतदाताओं के द्वारा या ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा। ठीक है, तो जो मतदाता होते हैं, ठीक है, संबंधित क्षेत्र के मतदाता या ग्राम सभा के सदस्य। ठीक है, तो यदि मान लेते हैं कि जैसे किसी ग्राम सभा के ग्राम पंचायत के सदस्य, ठीक है, या फिर वहां के जो पदाधिकारी हैं, यह अपने कार्य का पालन नहीं कर रहे हैं या फिर निर्वहन सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, अपने कार्य की उपेक्षा कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है ग्राम सभा उनके विरुद्ध क्या ला सकती है, प्रत्यावर्तन ला सकती है, याद रखिएगा 21 का के धारा के अनुसार, और इसी धारा के अनुसार इसे पारित करने पर जो है पदाधिकारियों को हटाया जा सकता है। ठीक है, इसको कहते हैं प्रत्यावर्तन या रिकॉल। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही करेंगे, कल जो है इसको डिटेल पे पढ़ेंगे, कल कोशिश करेंगे कि सारे टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाए। ठीक है, ताकि आपके लिए जो है 20 क्वेश्चन यहां पर बन पाए। ठीक है